बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक बेंजीन के रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम आज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ सल्फोनेशन की डेफिनेशन है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन के प्रोसेस में हमें कुछ रीजेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिनमें एक कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या फिर इसके अलावा दूसरा जो है फ्यूमिंग H2SO4 के कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 अगर आपके पास है तब भी हम सल्फोनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, या हमारे पास फ्यूमिंग H2SO4 होना चाहिए कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फ्यूम्स की फॉर्म में अगर आपके पास है। फ्यूम्स बेसिकली हम फ्यूमिंग H2SO4 ये हमारे पास ओलियम की फॉर्म में होता है। ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7। ये जो ओलियम है बेसिकली है क्या चीज़? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड SO3। जब H2SO4 और SO3 को आपस में मिक्स कर लिया जाता है, जो मिक्सचर बनता है उसको हम ओलियम का नाम देते हैं। तो ओलियम अगर आपके पास है तब भी आप सल्फोनेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं, या आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तब भी हम जो है सल्फोनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ओलियम के आगे बहुत सारे यूजेस होते हैं। वैसे इसका जो है ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ओलियम में H2SO4 को कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि ओलियम जो है इसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ ऐसी हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो इसको ओलियम की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम फिर आसानी से इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको ओलियम को आगे हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, H2S2O7 जिसको हम ओलियम का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा जो है SO3 इसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। SO3 का नाम होता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अब रिएक्शन जो है सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन, दोनों तरह के रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। H2SO4 को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को, या दूसरा हम ओलियम को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली H2SO4 एंड SO3 ये बेसिकली क्या चीज़ है? ओलियम है। ओलियम के उसके साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं बेंजीन का, या फिर प्योर फॉर्म में अगर आपके पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मौजूद है तब भी हम इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। H2SO4 का जैसे हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए हमने ये स्टडी किया था, रिप्लेसमेंट के जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नाम देते हैं, उन रिएक्शंस में बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो वैलेंसी कार्बन की जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो फ्री हो जाएगी, उस जगह पे हमारा दूसरा ग्रुप जो है न्यू जो ग्रुप होगा उस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ से निकला और H2SO4 को यहाँ मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, जिसमें सल्फ़र डबल बॉन्डेड इधर ऑक्सीजन से अटैच है, इधर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और इधर OH ग्रुप है, इधर भी OH ग्रुप है। अब सल्फ़र से OH ग्रुप निकलेगा और इधर से बेंजीन से H निकलेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना है कि बेंजीन का ये वाला बॉन्ड टूटा। अब बेंजीन का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो सल्फ़र का ये जो H2SO4 था इसमें से OH ग्रुप निकला, सल्फ़र का ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो सल्फ़र का ये बॉन्ड और बेंजीन में मौजूद कार्बन का ये वाला बॉन्ड, ये दोनों आपस में इस तरह से मिल जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, जिसमें प्रोडक्ट के अंदर आप इसको ओपन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या अगर इसको इकट्ठा करके लिखना चाहें, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 1 2 3, SO3 H साथ अटैच है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम दिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है ओलियम के साथ, जिसको हमने फ्यूमिंग H2SO4 का भी नाम दिया था, जिसमें H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है और SO3 जो है वो रिएक्ट करता है बेंजीन रिंग के साथ। तो इसमें SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अब देखिए इसमें किस तरह का करैक्टर मौजूद है। सल्फ़र में मौजूद 3 ऑक्सीजन एटम्स जो कि सल्फ़र के साथ डायरेक्टली अटैच हैं डबल बॉन्ड के ज़रिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है? सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा
तो सल्फ़र के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, सल्फ़र को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से सल्फ़र अपनी इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए जैसे ही इस बेंजीन रिंग के पास आता है, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ख़ुद उस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है, इससे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अब देखें जैसे ही बेंजीन रिंग ने इस सल्फ़र के ऊपर अटैक किया, जैसे सल्फ़र, अब देखें सल्फ़र के जो बॉन्ड्स होते हैं मैक्सिमम सल्फ़र 6 बॉन्ड बना सकता है। अब इसको इस तरह से देखते हैं, सल्फ़र जो है, सल्फ़र अगर 2 बॉन्ड बना रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद है। अगर सल्फ़र कहीं पे 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे यूज़ होकर बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, तो अब भी उसके पास 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। अगर सल्फ़र जो है कहीं पे 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ़र के पास इस फॉर्म में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो सल्फ़र 2 बॉन्ड बना सकता है या 6 बना सकता है या फिर 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे सल्फ़र के 6 बॉन्ड्स बने हुए हैं। इस वक्त सल्फ़र के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3 जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, तो सल्फ़र को इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो सल्फ़र के ऊपर जब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे सल्फ़र एक हाई इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर शो करता है। जब हाई इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर शो करेगा तो ये बड़ी आसानी के साथ बेंजीन रिंग के साथ अटैचमेंट शो करेगा। अब देखें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, सल्फ़र जैसे ही इस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच होगा तो सल्फ़र के कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 7। तो 7 तो सल्फ़र 7 बॉन्ड्स तो बना ही नहीं सकता। तो जैसे ही इस सल्फ़र का इस बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनेगा, सल्फ़र का इन तीनों पाई बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही सल्फ़र का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये प्रोटॉन जैसे ही यहाँ से निकलेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका रिएक्शन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको इस रिएक्शन का दे देता हूँ। बेसिकली ऐसा होता है कि अगर हम H2SO4 का बॉन्ड यहाँ पे ओपन कर लें इसके स्ट्रक्चर को, कि सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच हैं डबल बॉन्ड के ज़रिए, और इसके साथ डायरेक्टली दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, एक H2SO4। इसी तरह जब दूसरा H2SO4 इसके करीब आएगा, H2SO4। अब इसी तरह जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं तो रिएक्शन जो होते हैं, अगर दोनों सिमिलर स्पीशीज़ हों तो दोनों में से एक ने एज आ एसिडिक करैक्टर शो करना होता है और दूसरी स्पीशीज़ ने एज आ बेसिक करैक्टर शो करना होता है। तो दोनों सिमिलर यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, सिमिलर सब्सटेंसेस हैं। एक पहला जो मॉलिक्यूल है वो भी H2SO4 का है, दूसरा मॉलिक्यूल भी H2SO4 का है। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनमें से एक H2SO4 एज आ एसिडिक करैक्टर शो करेगा, मतलब उसने प्रोटॉन रिलीज़ करना है। जो दूसरा H2SO4 है वो एज आ बेसिक करैक्टर शो करेगा, मतलब उसने OH आइंस रिलीज़ करने हैं। तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस H2SO4 ने OH आइंस दिए और दूसरे ने H दिया, मतलब ये H2SO4 किस तरह का करैक्टर शो कर रहा है, बेसिक, क्योंकि बेसिस वो होती हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। तो ये H2SO4 एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है, क्योंकि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, हमारे पास ये एक स्पीशीज बनेगी जिसको हम नाम देंगे HSO4 नेगेटिव, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। और दूसरी स्पीशीज बनी यहाँ पे H2O, यहाँ से जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकला, अब ये वाटर का मॉलिक्यूल क्योंकि इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। अब देखिए सल्फ़र का जैसे यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो सल्फ़र को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन एटम है जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये लोन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट करवाएगा और सल्फ़र की वैलेंसी को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे सल्फ़र की वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करेगा, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन का निकलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, इसके लोन पेयर इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ से H3O पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से प्रोडक्ट निकल जाता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम तो ऑलरेडी थे। तीसरा जब इसने अपने लोन पेयर डोनेट करके इस प्रोटॉन को अपने साथ मिलाया तो ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। और इसके साथ ही बाकी जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बचेगा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है ये सल्फ़र के साथ, तो ये एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है जो कि सल्फ़र के साथ 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जो हमें SO3 की फॉर्म में मिलता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अगर हम इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बल्कि बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब देखिए जब ये हमारे पास
इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इसको ये आगे जाके बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। हम SO3 को इलेक्ट्रोफाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, अब भी हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे रहे हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र में इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जब 3 साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है तो इस सल्फ़र के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से सल्फ़र एक हाई इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर शो करता है। तो इस वजह से अपनी ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बेंजीन रिंग में मौजूद पाई बॉन्ड्स को बड़ी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और इसमें एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम मैकेनिज्म करेंगे उनके अंदर ये एरो का जो साइन होता है, ये एरो का साइन अच्छे से देख लें। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का बता रहा है, ना कि आपको अटैकिंग का बता रहा है। अब हम देखें यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जाके, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लिखना है हमने, निक्लोफाइल लिखा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जैसे ही बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये सल्फ़र जाकर इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के अंदर नज़र आ रहा है। ये सल्फ़र अटैच हो इस कार्बन के साथ, जैसे ये कार्बन के साथ अटैच होगा, अब देखें ये जैसे ही इस तरह से अटैच हुआ कि ये पाई बॉन्ड जैसे इसको ऊपर अटैक करेगा, सल्फ़र की वैलेंसी बढ़ेगी, क्योंकि सल्फ़र ने मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, जो कि यहाँ पे कंप्लीट है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसके साथ बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का, तो सल्फ़र का इन बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? आप देखिए इस स्टेप के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है? एरेनियम आयन। आप यहाँ पे 2 तरह से हेडिंग लगा सकते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, या यहाँ पे हेडिंग आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल मैकेनिज्म, कि हमने जनरल मैकेनिज्म के अंदर भी ये हेडिंग दी थी, ये कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। आप ये भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, इनमें से कोई सी भी हेडिंग लगाई जा सकती है। अब इसके साथ इसको हम यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको या तो हम एरेनियम आयन का नाम लिख सकते हैं इसके लिए, या जितने भी ये प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके लिए या तो आप उनके लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम दे सकते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं हम इनको? क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड टूटता है तो ये कार्बन इस सल्फ़र के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके साथ इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इस सिग्मा बॉन्ड के बनने की वजह से हम इस प्रोडक्ट को सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो अगले स्टेप में ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन है, इसके ऊपर एक जो हमारा कैटलिस्ट था, हमने कैटलिस्ट को यहाँ पे बनाना होता है, तो कैटलिस्ट कौन सा हमने यूज़ किया था? रिएक्शन के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है H2SO4। H2SO4 यहाँ पे हमें फिर से बनाना पड़ेगा। रीज़न क्या होती है? क्योंकि कैटलिस्ट वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं और एंड ऑफ द रिएक्शन हमें वैसे की वैसी प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो H2SO4, ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से प्रोटॉन को पिक करके कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस बॉन्ड के अंदर, कार्बन और इस हाइड्रोजन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बना देंगे, जो कि पाई बॉन्ड यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद है। अब इस तरह, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बना, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अब भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि हमें एक स्टेबल स्पीशीज चाहिए। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये फिर से अटैक करेगा उसके ऊपर हमारे जो ऐसा स्पीशीज जो प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर सके। इसमें H2SO4 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन H3O पॉजिटिव स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये बड़ी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा जैसे ही ये इसके करीब आता है, क्योंकि सारी चीज़ें सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होती हैं। तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ये लोन पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, और ये प्रोटॉन यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अब देखिए यहाँ पे एक हेडिंग मैंने दी है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का फिर से रीजनरेट होना, ये हेडिंग भी दे सकते हैं, या इसके लिए एक और नाम हम यूज़ करेंगे डी प्रोटोनेशन। इसके लिए डी प्रोटोनेशन का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है।
प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन दो अपोजिट टर्म्स हैं। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन से है, प्रोटॉन एडिशन से, एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। डी का मतलब जब आ जाता है डी का वर्ड, डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो डीप्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से बेंजीन रिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ से प्रोटॉन का रिमूव होना डीप्रोटोनेशन, एंड उसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन का ऐड होना प्रोटोनेशन कहलाता है। तो लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा, जिससे प्रोटॉन हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ऐड होगा और हमारे पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।